डियर स्टूडेंट्स, ये है 10th की इंग्लिश। मैं हूं एहसान इलाही और हम हैं आज इसके यूनिट 8 पर, जिसका नाम है पीस। हम इसका ट्रांसलेशन, इसके क्वेश्चंस वगैरह कर चुके हैं और हम अब एक्सरसाइज की बाकी चीज़ों की तरफ जाते हैं। वोकैबुलरी देखिएगा। पिक आउट वर्ड्स फ्रॉम द पोएम विच मीन द सेम एज द फॉलोइंग। पोएम में से लफ्ज़ उठाएं जो कि इसका सेम मीनिंग बनता हो। उसने लफ्ज़ दिए हुए हैं एक्सट्रीमली नॉइसी, यानी शदीद शोर करती हुई। तो पोएम में इसके लिए लफ्ज़ है रोरिंग। ये निकाल कर आपके लिए लिख दिया हुआ है लफ्ज़ भी और उसका मानी भी। रोरिंग यानी गरजता हुआ। पोएम के अंदर ये सेकंड लाइन में मौजूद है, मैं हिंट आउट कर रहा हूँ। फिर है टू बी ब्रोकन वायलेंटली एंड नॉइसली इन टू पीसेस। अच्छा, ये जो लफ्ज़ मांग रहा है उसको इसने यहाँ इन लाइनों में डिस्क्राइब किया हुआ है और वो पूछ रहा है कि जो डिस्क्राइब किया हुआ लफ्ज़ है वो कौन सा है। तो टू बी ब्रोकन वायलेंटली यानी शोर करते हुए तोड़ देता है और इसको टुकड़े टुकड़े कर देता है। तो इसके लिए कौन सा लफ्ज़ होगा? स्मैशिंग यानी पाश करना, यानी टुकड़े टुकड़े कर देना। तो स्मैशिंग जो है वो भी सेकंड लाइन में मौजूद है। थर्ड लाइन है टू मेक समथिंग लेवल बाय यूजिंग अ रेक। तोड़ फोड़ कर हमवार कर देना, इसका ये मतलब है। तो रेकिंग लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल हुआ है। यह है फोर्थ लाइन, 1 2 3 4 पोएम की फोर्थ लाइन में। आगे चलिए। टू मेक समथिंग टर्न रैपिडली राउंड एंड राउंड आ सेंट्रल पॉइंट। किसी मरकज़ के गिर्द गोल गोल घुमा देना क्या होता है, ये पूछ रहा है वो। तो ये है स्पिनिंग और ये लाइन पोएम के अंदर इस लाइन में मौजूद है लफ्ज़ स्पिनिंग। लास्टिंग आर एग्जिस्टिंग फॉर एवर, हमेशा के लिए मौजूद रहना। इसके लिए क्या लफ्ज़ है वो पूछ रहा है एटर्नल। आपके लिए निकाल कर यहाँ पर लफ्ज़ भी लिख दिया गया है और उसका मीनिंग भी। एटर्नल का मतलब है लाजवाल या लाफानी या अबदी। तो लफ्ज़ एटर्नल जो है वो पोएम में यहाँ पर मौजूद है। टू स्पीक आर से समथिंग क्वाइटली, खामोशी से कोई बात कह देना। यूजिंग ओनली वंस ब्रीथ, सो एक ही सांस में। सो दैट ओनली द पीपल क्लोजेस्ट टू वन कैन हियर, कि जो लोग सिर्फ आपके करीब हैं वही इसको सुन सकें। तो वो ये बयान कर रहे हैं ये क्या चीज़ है। तो ये सरगोशी होती है जिसे हम विस्पर कहते हैं। तो विस्पर जो है वो यहाँ पर मौजूद है, यानी सरगोशी। फिर है गिव सिनोनिम्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो हम इनके जो है वो मीनिंग देखने लगे हैं। सिनोनिम्स का मतलब है कि हम इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग करें। इंग्लिश मीनिंग भी साथ साथ लिखे हुए हैं और उनके जो उर्दू मीनिंग है वो भी मैंने साथ लिख दिए हैं, अगर आप गौर करें तो। जैसे ये रोरिंग लफ्ज़ को लिखा हुआ है थंडर, या फिर गरजना, इसका जो है वो उर्दू में मीनिंग लिखा हुआ है। स्मैशिंग का मतलब है क्रैशिंग, यानी टुकड़े कर देना, तोड़ देना, पाश करना। स्पिनिंग विरल लिखा हुआ है इसे WHIRL, यानी घुमाना। स्टिलनेस काम यानी खामोशी। कोर का मतलब है सोल यानी मरकज़ यानी सेंटर। विच वर्ड इन ईच पेयर बिलो हैज़ द मोर पॉजिटिव कनोटेशन। अच्छा, लफ्ज़ के दो तरह से जो है वो मीनिंग होते हैं। एक उसकी पॉजिटिव कनोटेशन होती है और एक नेगेटिव कनोटेशन। यानी अगर हम पॉजिटिवली किसी लफ्ज़ को इस्तेमाल करें तो वो अच्छा लगता है, और अगर हम उसको नेगेटिवली इस्तेमाल करें तो वो बुरा लगता है। तो वो पूछ रहा है कि पॉजिटिव कनोटेशन को जो है आपने टिक करना है। जैसे मिसाल के ज़रिए से आपको मज़ीद समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर है दो लफ्ज़ थ्रिफ्टी और पेनी पिंचिंग। थ्रिफ्टी का मतलब है कफ़ायत शुआर और पेनी पिंचिंग का मतलब है कंजूस। तो किसी को हम अगर कफ़ायत शुआर कहेंगे तो उसे अच्छा लगेगा और कंजूस कहेंगे तो बुरा लगेगा, इसलिए जो पॉजिटिव कनोटेशन है वो है थ्रिफ्टी।
पुशी का मतलब है धुन का पक्का, और एग्रेसिव का मतलब गुस्सीला, यानी एक ही काम को जो है वो करके छोड़ना। तो जो पुशी है वो पॉजिटिव कॉनोटेशन है। पॉलिटिशियन, सियासतदान, इसे नेगेटिव मीनिंग में भी लिया जा सकता है, लेकिन पॉजिटिव है। स्टेट्समैन यानी मुदब्बर। कुक यानी खाना पकाने वाला, अगर हम उसे बावर्ची कहेंगे तो या कुक कहेंगे तो बुरा लगेगा, शेफ़ कहेंगे तो अच्छा लगेगा, यानी शेफ़ उसकी पॉजिटिव कॉनोटेशन है। स्किनी का मतलब कमज़ोर है, और स्लेंडर का मतलब है नाजुक। तो स्लेंडर जो है वो ज़्यादातर पॉजिटिव कॉनोटेशन है। इसको हम जो लफ्ज़ टिक कर दिए गए हैं वो पॉजिटिव कॉनोटेशंस हैं। चूज़ द अप्रोप्रिएट कॉनोटेशंस। यहाँ पर भी कॉनोटेशंस ही पूछी हुई है। विच वुड यू रेदर टू बी कॉल्ड, आप क्या कहलवाना पसंद करेंगे? तो थ्रिफ्टी ठीक है, चीप तो कोई नहीं कहलवाना पसंद करेगा। विच इज़ मोर सीरियस, ज़्यादा सीरियस कौन होता है? प्रॉब्लम तो कोई छोटा मोटा भी हो सकता है, लेकिन डिज़ास्टर जो है वो बड़ा मसला होता है। विच इज़ मोर पोलाइट, गल्प का मतलब होता है निगल लेना एक ही घूंट में, और सिप अ ड्रिंक, किसी ड्रिंक को सिप लेकर, छोटे घूंट लेकर पीना। तो ये जो है वो ज़्यादा बेहतर है। विच वुड यू बी इफ़ यू हैडंट ईटन फॉर सेवरल डेज, अगर आपने बहुत दिनों से खाया नहीं हो तो क्या आप हंग्री होंगे या स्टार्विंग होगी? हंग्री होता है एक दो वक्त की या एक आध दिन की भूख, और ज़्यादा दिनों की जो लंबी भूख है उसको हम स्टार्विंग कहते हैं। विच वुड यू बी आफ्टर आ वॉक इन दी मड, गारे में चलने के बाद आपकी हालत कैसी होगी? क्या आप डर्टी, आप पर गर्द पड़ेगी? नहीं, फिल्थी, गंदे होंगे आप। तो ये आप जो है वो इसके लिए फिल्थी जो है वो ज़्यादा मुनासिब लफ्ज़ है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग इडियम्स एंड फाइंड देयर उर्दू एक्विवेलेंट्स। इन जो प्रोवर्ब्स हैं ये दिए हुए हैं, इडियम्स दिए हुए हैं, इनके उर्दू में मीनिंग जो है वो क्या होंगे? इट इज़, अच्छा याद रखिए ये लिखा हुआ उर्दू इक्विवेलेंट्स, हम किसी प्रोवर्ब का तर्जुमा नहीं करते, बल्कि उर्दू में उसका सेम मीनिंग देते हुए लफ्ज़ जो हैं उनको ढूंढ लेते हैं, वही उसकी उर्दू गर्दानते हैं हम। इट इज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, यानी जब दूध फट जाए तो उस पर चिल्लाना कैसा? तो उर्दू में हमारे पास इसके लिए लाइन है, अब पछताए क्या होत जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। डू नॉट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे, जो काम आप आज कर सकते हो उसको कल पर ना छोड़ो, यानी उर्दू में हमारे पास इक्विवेलेंट होगा आज का काम कल पर मत छोड़ो। आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, जो चीज़ फ्राई पैन से गिर जाए वो आग में गिरती है। तो इसके लिए उर्दू में जो मुतबादल है वो है आसमान से गिरा खजूर में अटका। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, जो चीज़ नज़र से ओझल हो जाए वो दिमाग से भी चली जाती है। आँख ओझल पहाड़ ओझल, इसके लिए मुतबादल मुहावरा है। एज़ यू सो, जैसा आप बोते हो, सो शैल यू रीप, वैसा ही आप काटोगे। इसके लिए उर्दू में मुतबादल होगा जैसा बोओगे वैसा काटोगे, या हम इसे कह सकते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे। इमेजरी देखते हैं क्या है। इमेजरी इमेज से निकला हुआ लफ्ज़ है, यानी किसी इबारत को, किसी चीज़ को जो है वो इमेज बनाकर पेश कर देना, इस तरह से पेश करना कि पढ़ने वाले के सामने उसकी तस्वीर आ जाए। और इसके टाइप्स जो है वो हम देखते हैं, विजुअल भी हो सकती है यानी साइट, जैसे जैसे सेंसेस हैं वैसे वैसे ही इमेजनरी के टाइप्स भी हैं। ऑडिटरी यानी सुनने वाली भी हो सकती है, टेक्टाइल यानी छूने वाली भी हो सकती है, ऑल्फैक्टरी स्मेल के मुताल्लिक भी हो सकती है, और गस्टेटरी यानी टेस्ट के मुताल्लिक भी हो सकती है। ये इमेजरी जो नज़म को या नसर को इस तरह से बयान करना, किसी सीन किसी वाक़े को इस तरह से बयान करना कि उसकी तस्वीर पढ़ने वाले के सामने आ जाए। काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, याद रखिए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब इशारा है, तो ऐसे प्रोनाउन जो इशारा करने के काम आते हैं जैसे दिस, दीज, दैट और दोज, वो डिमॉन्स्ट्रेटिव होंगे। यहाँ पर पहली मिसाल जो है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव है। रिफ्लेक्सिव सेल्फ वाले प्रोनाउन होते हैं, यहाँ पर सेकंड जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है।
इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो है वो क्वेश्चन करते हुए, सवाल करते हुए प्रोनाउन होते हैं, जैसे हु, WH वाले सारे वर्ड्स जो हैं वो आपके पास इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होंगे। इसी तरह से जो हिमसेल्फ है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है क्योंकि सेल्फ वाला है। इसी तरह से जो दिस है ये इशारा कर रहा है यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव होगा, और विच जो है WH वाली लफ्ज़ से यानी इंटेरोगेटिव है। तो ये कुछ टाइप्स बयान किए हुए थे काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस के। प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल्स एंड यूजिंग एज एडजेक्टिव्स। आई वॉज अम्यूज्ड बाय द वे शी एक्टेड इन द प्ले। डू यू फाइंड दिस टाइप ऑफ ह्यूमर अम्यूजिंग। अच्छा, जो सेकंड फॉर्म से बना हुआ होगा वो पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव होगा, और जो ING से बना हुआ है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा और उसका एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव किसी चीज़ की तारीफ को बयान करता हुआ लफ्ज़ है। चूज़ अप्रोप्रिएट पार्टिसिपल्स। अप्रोप्रिएट पार्टिसिपल्स लाइन के मुताबिक जो है वो आपने चूज़ करने हैं। ये अगर आप पेज को गौर से देखें तो यहाँ पर जो अप्रोप्रिएट लफ्ज़ हैं उनको टिक कर दिया हुआ है। आप इस पर गौर कर लीजिएगा। हम अगले पेज पर जा रहे हैं, जेरेंट फ्रेज में। सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्रेज़ क्या होती है। फ्रेज़ किसी अधूरे फ़िक्रे को कहते हैं, यानी जो अपना पूरा मतलब नहीं देता। तो जेरेंट जो है वो ING लग के बना हुआ नाउन होता है। ING से बनकर ऐसा वर्ब जो ING के साथ मिलकर नाउन बन जाए जेरेंट, और जो फ्रेज़ है वो अधूरा फ़िक्रा होता है। तो अगर कोई जेरेंट किसी फ्रेज़ में आएगा, किसी अधूरे फ़िक्रे में आएगा, तो वो उसका जेरेंट फ्रेज़ होगा। यानी देखिएगा एग्जाम्पल में, द स्टूडेंट गैदर्ड सिग्नेचर्स फॉर इंक्रीजिंग द आवर्स। अब इंक्रीजिंग जो है वो जेरेंट है, और इंक्रीजिंग जब इतनी लाइन में इंक्रीजिंग दी आवर्स के साथ मिलेगा तो वो इसकी जेरेंट फ्रेज बन जाएगी। इन्फिनेटिव फ्रेज, इन्फिनेटिव होता है एक ऐसा वर्ब जिसके साथ टू लगा हुआ हो शुरू में, और अगर वो किसी फ्रेज का हिस्सा है तो उसे हम इन्फिनेटिव फ्रेज कहेंगे। जैसे ये जो टू डायरेक्ट जो है वो इन्फिनेटिव है, और जब इतनी लाइन के साथ मिलेगा तो वो इसकी इन्फिनेटिव फ्रेज बन जाएगी। इसी तरह से जब किसी फ्रेज़ में प्रपोजिशन का इस्तेमाल होगा तो उसे हम प्रपोजिशनल फ्रेज़ कहेंगे। जैसे अक्रॉस एक प्रपोजिशन है, तो जब अपने द रूम के साथ मिलेगा तो वो इसकी जो है वो प्रपोजिशनल फ्रेज़ जो है वो बन जाएगी। नेक्स्ट पेज पर जेरेंट फ्रेज़, इन्फिनेटिव फ्रेज़ और प्रपोजिशनल फ्रेज़ की पहचान पूछी हुई है। ओवर द कैट, ओवर एक प्रपोजिशन है लिहाजा ये प्रपोजिशनल फ्रेज़ होगी। टू डिस्कस, आपको बता चुका हूँ कि वर्ब के शुरू में टू आए तो वो इन्फिनेटिव है लिहाजा ये इन्फिनेटिव फ्रेज़ है। और ING से मिलकर बना हुआ लफ्ज़ जो है वो आपका जो अगर नाउन बन रहा है तो वो आपका जेरेंट होता है, इसलिए ये जेरेंट फ्रेज़ है। इसी तरह से बाकी फ्रेजेस भी जो है वो पहचान सकते हैं। इसके अलावा इस एक्सरसाइज में कोई ख़ास चीज़ नहीं है। यहीं पर हम इस लेसन का जो है वो इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह अगले लेसन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।